हाय बच्चों, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि ग्राफ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके काइनेमेटिक्स के बहुत सारे टफ प्रॉब्लम्स को इजी बना देता है। तो चलो आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ग्राफ में और उसके थ्रू सीखेंगे जो भी अभी तक हमने सीखा था स्लोप और एरिया के बारे में। तो एक्सटी ग्राफ का एक क्वेश्चन देखते हैं जहां पे बोला हुआ है कि डिटरमाइन द साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर द गिवन प्लॉट। तो अब कैसे करेंगे? कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी, उसी को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले मैंने आपको स्लोप बताया था, बिकॉज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। यही हमने बोला था, वेलोसिटी जो होता है स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ होता है। तो ये एक्स ग्राफ दिया हुआ है, एक्स और टी ग्राफ, तो इसका स्लोप किसी भी पॉइंट पे देखोगे वो एक्सटी वो वेलोसिटी होगा। तो अब अगर हम ए और बी के बीच में देखते हैं तो स्लोप कैसा है, ढलान कैसी है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा ये लेक्चर तो पिछला लेक्चर जरूर देख लेना या उससे पहले वाला। तो यहां पे आप देखो, दिस इज मेकिंग एन एंगल, acute angle with the horizontal and therefore at A the slope, यहां पे बोल सकता हूं इस स्लोप इज पॉजिटिव, क्योंकि एंगल कैसा है, tan थीटा जो है ये पॉजिटिव है। क्यों है ऐसा पॉजिटिव? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि थीटा जो है ये जब भी 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा तो उस केस में tan थीटा विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो यहां पे देखो 0 और 90 मतलब एक्यूट एंगल है तो ये भी करेगा, तो ये बेसिकली पॉजिटिव होगा। अब हम बी के आसपास देखते हैं तो बी पे भी क्या है, बी पे भी अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एंगल बढ़ गया। ये थीटा 1 अगर है तो ये थीटा 2 हो जाएगा जो हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है, और ये अभी भी एक्यूट एंगल ही बना रहा है। किसी भी जगह पे चेक कर लो, यहां पे भी चेक कर लो, तो ये थीटा 2 है एंड देयरफॉर सेकेंड वाले केस में ये थीटा 1 है। tan थीटा 2 इज ऑल्सो पॉजिटिव बिकॉज इट इज मेकिंग एन एक्यूट एंगल और इट इज विद द हॉरिजॉन्टल। सो यहां पे भी मैं लिख सकता हूं 0 के बीच में थीटा 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। सो वेलोसिटी तो पॉजिटिव है फॉर श्योर। अब अगर एक्सेलरेशन के बारे में अगर मुझे पता करना है तो एक्सेलरेशन कैसे देखेंगे, हम ढलान देखेंगे दोनों जगह पे, ए से बी तक जाते वक्त। तो ए पे कुछ ढलान ऐसी है और बी पे ढलान कुछ ऐसी हो गई, मतलब उसकी स्टीपनेस, ढलान मतलब स्लोप का मतलब होता है ढलान। और देखो क्लियरली ए पे ढलान कुछ इस तरीके का है और बी पे ढलान जो है वो उससे ज्यादा हो गया, स्टीप हो गया। तो क्लियरली आप देखोगे ढलान विच इज मैग्नीट्यूड ये इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज पहले स्टीपनेस कम थी और अब स्टीपनेस जो है ये बढ़ गया एंड देयरफॉर आई कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इज इंक्रीजिंग। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, ढलान का जो स्टीपनेस है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप को मैंने क्या बताया था, इसका शॉर्टकट स्टीपनेस से समझ लो कि स्टीपनेस बढ़ रही है या कम हो रही है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इज इंक्रीजिंग, और इसलिए आप बोल सकते हो कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, बिकॉज स्लोप क्या है, स्लोप इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ये भी इंक्रीज कर रहा है। और एक चीज मैंने आपको पहले बताया हुआ है पिछले लेक्चर्स में, आप देख लेना उसको, कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है तो कब होगा, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होंगे। एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होना पड़ेगा अगर मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। सो इसको मैंने पहले समझाया था, तो ये आप ध्यान से देखना, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड देयरफॉर फ्रॉम हियर आई कैन से दैट एक्सेलरेशन इज ऑल्सो पॉजिटिव। अब एक और कर लेते हैं बी और सी के बीच में, आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। सो इसको मैं रब कर देता हूं यहाँ पे, लेट मी जस्ट रब दिस एंड वी विल डू द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट वन क्या बोलता है, बी से सी। आप एक बार खुद से ट्राई करो पॉज करके इस वीडियो को, एंड देन आई विल सॉल्व इट फॉर यू। सो बी पे अगर मैं यहां बी से सी तक देखता हूं, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, 2 पॉइंट्स ले लेंगे। तो यहां पे स्लोप 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 ये कुछ ऐसा है, और यहां पे स्लोप अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से है। दोनों ही केस को देख लेते हैं। पहले स्लोप कुछ ऐसा था और फिर बाद में स्लोप कुछ ऐसा हुआ। पहले वाले केस में स्लोप देखो एक्यूट एंगल बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल के साथ, केवल लाइन ड्रॉ कर दो, क्या ये एक्यूट एंगल है? यहाँ पे थीटा 3 बोल देते हैं, यस दिस इज एक्यूट एंगल। और फोर्थ केस में इसमें भी हॉरिजॉन्टल से अगर ड्रॉ करोगे तो फोर्थ एंगल भी एक्यूट है। सो मैं ये बोल सकता हूं कि tan थीटा 3 इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड tan थीटा 4 इज पॉजिटिव। इसका मतलब वेलोसिटी एट बी इज पॉजिटिव
एंड वेलोसिटी एट सी नहीं बोलेंगे, सी तो बिल्कुल टॉप पे हो गया, उससे जस्ट पहले बिटवीन बी एंड सी इज पॉजिटिव। मैं ये बोल सकता हूं कि वेलोसिटी बिटवीन बी एंड सी इज पॉजिटिव, ठीक है, तो ये मैं बोल सकता हूं। तो ये तो पक्का है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है। लेकिन अब ढलान बताओ, ढलान कम हो रही है ज्यादा हो रही है? तो देखो ढलान जो था, पहला ढलान वो कुछ ऐसा है, ये पहला ढलान है, दूसरा ढलान ये है, तो स्टीपनेस यहां पे क्लियरली डिक्रीज हो रही है, स्टीपनेस इज डिक्रीजिंग, स्टीपनेस इज डिक्रीजिंग, क्योंकि यहां पे ढलान पहले ज्यादा थी, आपको मुश्किल होगा चढ़ना यहां पे, और ढलान का मतलब होता है कितना मुश्किल है उस पर चढ़ना, और यहां पे देखो इस पे चढ़ना जो है आसान होगा क्योंकि ढलान कम है, स्टीपनेस कम है, एंड देयरफॉर दिस इज डिक्रीजिंग। तो मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी, बिकॉज स्टीपनेस मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, सो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डब्बे में बंद कर देंगे, ये क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है। अब वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, बट उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। वो कब होता है, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, जब भी मैग्नीट्यूड कम होगा वेलोसिटी का, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो इस केस में वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। और बाकी सी और डी के लिए आप कर लेना, मैं आपको वैसे बता देता हूं कि यहां पे ये आप खुद कर लेना। आई एम एक्चुअली पॉज कर लो इसको और खुद से सॉल्व कर लो, आई एम जस्ट राइटिंग द आंसर। तो पॉज करके आंसर कर लिया सबने सॉल्व, अब चेक कर लो। सो वेलोसिटी इज नेगेटिव, और यहां पे वेलोसिटी इज नेगेटिव, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है, अगर स्लोप की बात करें ये और ये, तो यहां पे स्लोप ऐसा था, फिर स्लोप ऐसा हुआ, पहले स्लोप जो है कम स्टीप था, अब ज्यादा स्टीप हो गया, यहां पे देखो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा यहां पे, एंड देयरफॉर दिस स्टीपनेस, यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, थर्ड केस में यहां पे स्टीपनेस इज इंक्रीजिंग, स्टीपनेस इज इंक्रीजिंग, या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कब इंक्रीज करेगा, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। सो देयरफॉर एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। और डी से ई तक इसको इग्नोर कर देना आप, डी से ई तक अगर देखोगे तो यहां पे भी वेलोसिटी नेगेटिव है और यहां पे एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, आप सॉल्व कर लेना। सो बेसिकली दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस। और इन जनरल जब भी एक इन्वर्टेड पैराबोला है उसमें एक्सेलरेशन जो होगा, उसमें एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव होता है इन्वर्टेड पैराबोला के लिए। अगर एक्सटी ग्राफ है और इन्वर्टेड पैराबोला है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और अगर पैराबोला कुछ ऐसा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, मतलब अपवर्ड पैराबोला के लिए, अपवर्ड पैराबोला के लिए एक्सेलरेशन जो है ये पॉजिटिव होता है। जैसे इस वाले केस में भी देखो, दिस पोर्शन ए टू बी, ये एक पार्ट है अपवर्ड पैराबोला का, एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन यहां पे भी पॉजिटिव होगा। तो आई होप सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेई और नीट दोनों के बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिख दिया। अब हम चलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के क्वेश्चंस को देखते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के क्वेश्चन, इससे पहले एक बेसिक रिवाइज करा देता हूं जो मैंने पहले करा दिया था आपको, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर वीटी ग्राफ है तो यहां पे इसका स्लोप और इसका एरिया, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, इसको स्लोप, ये स्लोप का मतलब होता है स्लोप इज एक्सेलरेशन, ओके। और एरिया, एरिया अगर आप निकालोगे वीटी ग्राफ का तो ये एरिया जो है ये आपको देगा चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, एंड चेंज इन पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ये दिस इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट, डिवाइड मत समझ लेना, ठीक है। ये इसको डब्बे में इसलिए बंद कर देता हूं मैं, ठीक है। चेंज इन पोजीशन इज नथिंग बट इट इज डिस्प्लेसमेंट। सो बेसिकली आप देखो एक्सटी ग्राफ से अगर आप वीटी की तरफ जाओगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये बना सकते हो आप। सो बेसिकली एक्सटी ग्राफ का स्लोप, सो स्लोप निकालोगे तो वेलोसिटी के बारे में पता चलेगा। इस ग्राफ का स्लोप निकालोगे, वीटी ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो एक्सेलरेशन के बारे में पता चलेगा। और अगर हम उल्टा जाएं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया करेंगे तो एरिया विल गिव मी चेंज, एरिया हमेशा चेंज देता है, तो एरिया विल गिव मी चेंज इन
वेलोसिटी, एरिया विल गिव मी चेंज इन वेलोसिटी। और इसी तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया, पीछे की ओर जाएंगे, एरिया विल गिव मी चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ये देगा। सो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि जब भी हम xt से वेलोसिटी की बात करेंगे या वेलोसिटी टाइम से एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो स्लोप देखना है, और एक्सेलरेशन टाइम से वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी के बारे में पता करना है तो एरिया निकालना होगा, या वेलोसिटी टाइम से पोजीशन के बारे में निकालना है तो एरिया निकालना पड़ेगा। एंड देयरफॉर यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये जो vt है बीच में जो बैठा हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका स्लोप का भी सिग्निफिकेंस है और एरिया का भी सिग्निफिकेंस है। स्लोप करोगे तो एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, एरिया करोगे तो पोजीशन पता चल जाएगा। इसीलिए अगर आपको vt ग्राफ समझ में आ गया तो मोस्टली 90% ऑफ काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम आप ग्राफ से ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो तो हम इसके एग्जांपल्स भी देखते हैं। इसका पहला एग्जांपल है, आइडेंटिफाई द टाइम इंस्टेंट व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब आपको ये करना है कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो है वो मैक्सिमम कब होगा। और दो पार्ट है क्वेश्चन के, एक पार्ट तो ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज मैक्सिमम, और दूसरा है फाइंड द टाइम इंस्टेंट व्हेन बॉडी इज रिटार्डिंग। ठीक है, तो चलो इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्लोप जो होता है वो क्या होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव मी सिंपली इट इज एक्सेलरेशन। तो हम अलग अलग जगह पर स्लोप निकाल लेते हैं। तो यहाँ पहला केस है, स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकलता है, चेंज इन y बाई चेंज इन x। तो यहाँ पे चेंज इन y कितना हो गया 100, और यहाँ चेंज इन x इज 10। तो पहले वाले केस में डिफाइन कर देते हैं। पहले वाले केस में स्लोप इज चेंज इन y बाई चेंज इन x, और y एक्सिस पे वेलोसिटी है तो चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम, एंड देयरफॉर इट इज 100 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे सेकेंड है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेकेंड केस देख लेते हैं। सेकेंड केस में हम देखेंगे, यहाँ से अगर आप ड्रॉप करोगे तो ये ट्रायंगल जो बन रहा है यहाँ पे, ये ट्रायंगल। अब यहाँ पे चेंज इन y कितना है, चेंज इन y है 50, तो चेंज इन y हो गया 50, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे बच्चों। और चेंज इन x इन इस बीच में कितना हो जाएगा, ये वाला जो लाइन है 20 माइनस 10 विच इज 10, एंड देयरफॉर इट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ थर्ड केस, और फिर हम आएंगे कि स्टीपनेस कैसे देखेंगे। थर्ड केस में यहाँ पे दिस ट्रायंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला केस, और यहाँ पे फाइनल वैल्यू, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं एंड देयरफॉर फाइनल वैल्यू यहाँ पे देखेंगे। फाइनल वैल्यू कितनी है 0। इनिशियल वैल्यू वर्टिकल हाइट निकालने के लिए, चेंज इन y निकालने के लिए, और इनिशियल कितना था 150, तो माइनस 150 हो जाएगा अपॉन जो ये विड्थ है वो कितना है 10 है, 30 माइनस 20 विच इज 10, एंड देयरफॉर इट इज इक्वल टू माइनस 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया। 30 से 40 चौथा केस, 30 से 40 तक क्या है, स्लोप इज 0, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हमेशा ही 0 होता है, इसलिए हमने 0 लिख दिया। अब फिफ्थ केस, ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट चूंकि आप अभी आई एम होपफुल कि 11th में हो तो आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, एंड अभी हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, एक बार सीख जाओगे हम कर लेंगे फिर उसके बाद। सो चेंज इन y यहाँ पे कितना है, दिस इज क्लियरली 200, सो चेंज इन y इज 200 माइनस 0, 200 माइनस 0 अपॉन 10, एंड देयरफॉर इट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया। फिर सिक्स्थ केस क्या है, सिक्स्थ केस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड देयरफॉर हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप इज 0, ये आपको रखना है याद। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप इज 0, आपको ये याद रखना है। और उसके बाद 7th पार्ट जो है, ये अगर हम करें तो यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, फिर से देखो इसमें फाइनल ये वाला पोजीशन है चेंज इन y निकालने के लिए, फाइनल पोजीशन इज दिस, एंड इस पे y की वैल्यू क्या होती है, x एक्सिस पे 0, तो इसलिए 0 लिखा। माइनस इनिशियल वैल्यू कितनी है 200, तो 200 लिखेंगे। और विड्थ कितना है,
विथ इज 70 से लेके 90 विच इज 20 एंड देयरफॉर इट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा किधर है, मैग्नीट्यूड है 20, और प्लस माइनस मत देखना मैग्नीट्यूड के केस में, केवल और केवल वैल्यू देखना। एंड देयरफॉर यहाँ पे वैल्यू जो है वो 10 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 है, बाकी दोनों पे तो 0 ही है, और यहाँ पे 10 है। मैग्नीट्यूड के केस में प्लस माइनस नहीं देखना होता है। एंड देयरफॉर इट इज द फिफ्थ केस, जो कि ये वाला केस है। एक बार हम उसको कलर कोड कर देते हैं। ये पिंक कलर वाला जो केस है, ये केस, दिस केस इज वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। नाउ फाइंड द टाइम इंस्टेंट्स व्हेन बॉडी इज रिटार्डिंग। तो जब भी बॉडी रिटार्ड कर रहा है मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। देख के, ये तो देख के बता सकते हो। सेकेंड वाला पार्ट आपको अब कई बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, इज रिटार्डेशन, और ये आपका होमवर्क है, इसको कमेंट बॉक्स में लिखो, इज रिटार्डेशन नेगेटिव, क्योंकि स्कूल में कई बार टीचर्स भी पढ़ा देते हैं, इज रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका आंसर यस होगा कि नो होगा, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, यस या नो, और लिख देना, अपना नाम भी लिख देना। रिटार्डेशन जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है क्या? कुछ केस में होगा, कुछ केस में नहीं होगा, बट आपको आंसर में बताना है मुझे कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं। और यहाँ पे किन किस केस में रिटार्डेशन हो रहा है, इज रिटार्डेशन ऑलवेज, अगर मैं ये कर दूं ऑलवेज, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अब थर्ड केस देखो, 1 2 3, ये वाला केस जो है, ये ऑब्वियसली यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, तो ये रिटार्ड हो रहा होगा बॉडी। यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, मतलब यहाँ पे बॉडी रिटार्ड हो रहा होगा। सो देयरफॉर दिस केस एंड दिस केस इज वेयर रिटार्डेशन इज हैपनिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से देख लो एक बार और खुद से ट्राई करो। अगर नहीं आ रहा तो देखो किस स्टेप में अटक रहे हो, जिस स्टेप में अटक रहे हो उसको बार बार देखो, उससे आपको समझ में आ जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है बच्चों, ये आप होमवर्क की तरह ले लो। आप इसका जो आंसर है वो मुझे वेदांतु_वैप, ये टेलीग्राम आईडी है, आप इस पे आंसर मुझे पोस्ट कर सकते हो। कई बार चैट ओपन रहता है, तो आप यहाँ पे, दिस इज द टेलीग्राम आईडी वेयर आई एम वेरी एक्टिव एंड यू कैन पोस्ट योर आंसर ओवर देयर। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया हुआ है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मैं पीछे जा रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट में। एंड पीछे जाते वक्त क्या करते हो आप, एरिया निकालते हो या इंटीग्रेट करते हो। तो यहाँ पे बोला हुआ है 2 to 5, मतलब मैं 2 और 5 यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन, एंड चेंज इन पोजीशन जो है वो कहाँ से आता है, वो आता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एरिया निकाल लेते हैं भाई, इन दोनों के बीच में एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया जो है दो तरीके से आप निकाल सकते हो। या तो आप डायरेक्ट निकाल लो, या फिर आप इस रेक्टेंगल और इस ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दोगे तो आ जाएगा। ठीक है, और डायरेक्ट कैसे निकालोगे, डायरेक्ट ट्रेपेजियम से निकाल सकते हो। ठीक है, दो पैरेलल लाइन और उसके बीच में आप ट्रेपेजियम लगा के आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं, इसका एरिया और इसका एरिया ऐड कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक क्या है, 2 से 5 तक ये 3 है यूनिट, और ये है 20 यूनिट्स। सो एरिया विल बी इक्वल टू 3 इंटू 20 प्लस ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस, वो तो 3 है बेस यहाँ से लेके यहाँ तक, और हाइट कितना है, हाइट इज 30। क्यों हुआ 30, ये 50 और ये इस जगह पे 20, तो 50 माइनस 20 इज 30। सो हाफ इंटू बेस इंटू 30 एंड this will be equal to 60 plus this will be 45 and therefore area will be equal to 105 and therefore 105 क्या है, मीटर पर सेकेंड और सेकेंड, तो इतना मीटर हो जाएगा। सो चेंज इन पोजीशन और डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू S will be equal to area under this graph between 2 to 5 and therefore it will be 105 meter.
ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। इफ अ बॉडी इज इनिशियली एट 2 मीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द बॉडी। अब देखो यहां पोजीशन की बात कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा है। एंड दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि यहां पे बहुत बच्चे गलती करते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो और इसका भी होमवर्क या कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखो, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है मुझे बताओ कि एग्जैक्टली क्या आंसर है इसका। अब अगर मैं एरिया निकालूंगा कहां से कहां तक, आफ्टर 9 सेकेंड फ्रॉम द ग्राफ शोन। सो बेसिकली इफ अ बॉडी इज इनिशियली एट इतना, फाइंड द पोजीशन आफ्टर 9 सेकेंड फ्रॉम द ग्राफ शोन। इस ग्राफ से देखना है 0 से 9 के बीच में क्या होगा। तो एरिया निकाल लेते हैं। एरिया मैंने बोला दो तरीके से हो सकता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर हाइट, डायरेक्टली उससे निकाल सकते हो ट्रेपेजियम का एरिया, या फिर आप 3 एरियाज को अलग अलग कर सकते हो, 1, 2 और 3 कर लेते हैं अलग अलग। हाफ इंटू बेस पहले वाले का 2 इंटू परपेंडिकुलर हाइट विच इज 10, प्लस ये हो गया यहाँ पे 4 और हाइट इज 10, तो रेक्टेंगल का हाइट हो गया 4 इंटू 10, प्लस लास्ट वाला एरिया हाफ इंटू बेस, बेस इज 3 and perpendicular height is 10. So this is area, and area is nothing but change in position, which means एक बार कैलकुलेट कर लें, 10 plus 40 plus 15 which is equal to 50 plus 15 is 65 इतना मीटर। नाउ कई बार बच्चे डायरेक्टली ये आंसर ऑप्शन में दिया होगा, आप ये टिक भी करके आ जाओगे, बट ये गलत हो जाएगा, बिकॉज एरिया इज चेंज इन पोजीशन, एंड चेंज इन पोजीशन इज एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल विच इज इक्वल टू 65 मीटर, एंड देयरफॉर एक्स फाइनल विल बी इक्वल टू एक्स इनिशियल प्लस 65 मीटर, ये हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू इनिशियल पोजीशन दिया हुआ था 2 मीटर, एंड ये हो जाएगा 67 मीटर। तो आंसर में ऑप्शन हो सकता है 65, ऑप्शन हो सकता है 63, ऑप्शन हो सकता है 67, और कुछ रैंडम ऑप्शन हो सकता है। सो लेट्स से अगर मैं होता तो यहाँ पे 69, कुछ ऐसा ऑप्शन कर सकते थे, 1 2 3 4, और ऐसा कर दोगे तो कंफ्यूज कर देंगे बच्चों को कि 65 भी आपका आंसर आया है, 67 भी आया है, तो आप किस में क्या मार्क करोगे। सो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मार्क द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज 67 मीटर। ओके, आई होप यू हैव गॉट इट। So let's move on to the next question. Next question कहता है कि velocity time graph दिया हुआ है, velocity time graph दिया हुआ है, और आपको average velocity in the whole time of motion बताना है। average velocity कितना होगा? average velocity का definition लिख लेते हैं। average velocity होता है, average velocity is displacement upon time, ठीक है, displacement upon time। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किस तरीके से निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया, तो इस पूरी चीज का एरिया यहां से लेके यहां तक, और अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जो है 2 एरिया से बना हुआ है, एक S1 और एक S2, और ये चीज याद रखना, इफ एरिया इज अबव द एक्स एक्सिस, और ये नोट करा रहा हूं मैं यहां पे, इफ एरिया इज अबव एक्स एक्सिस then area is, then it is positive, then it is positive, और एरिया अगर बिलो है एक्स एक्सिस के, इफ इट इज बिलो एक्स एक्सिस देन इट इज नेगेटिव। तो आपको ये जो है ये याद रखना है, ये डब्बे में बंद कर देते हैं हम, ओके, इसको हम डब्बे में बंद कर दिया, आप याद रख लेना। अब हम यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करते हैं। S1 क्या हो जाएगा? S1 विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हो इसको, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स विच इज बेसिकली यहाँ से ये 8 है, और ये देखो कितना है 2 से लेके 6 तक विच इज 4, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स विच इज, ओके एक मिनट बच्चों, ओके इसको एक काम करते हैं, एक यस, सो हाफ ऑफ पैरेलल साइड्स विच इज 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 से 6 कितना हुआ 4 इंटू वर्टिकल डिस्टेंस या डिस्टेंस बिटवीन देम विच इज 10, ठीक है, ये हो गया S1 विच इज इक्वल टू 5 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स है ना,
ये मल्टीप्लाई नहीं कर देना गलती से मेरी तरह, 8 + 4 विच इज़ 12, तो ये कितना हो जाएगा 6 × 10 60, ये 60 मीटर हो गया। नाउ S2 कितना होगा, हाफ ट्रायंगल दिया हुआ है इस तरीके से, ट्रायंगल का जो होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, तो परपेंडिकुलर हाइट जो है यहाँ पे, और देखो क्यों एरिया नेगेटिव आता है, बिकॉज दिस इज -10, हाफ इंटू बेस, बेस इज 8 से लेके 12 तक, 8 से 12 कितना हो गया, ये 4, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट इज -10 and therefore it is -20 meter, and therefore displacement क्या हो जाएगा, displacement will be equal to S1 plus S2, S1 plus S2 which is equal to 60 minus 20 which is equal to 40 meter। total time कितना है 12, so average velocity कितना हो जाएगा 40 जो कि displacement है upon total time is 0 से लेके 12, तो 12 सेकेंड्स हो जाएगा, एंड देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड अगर आपको निकालना है तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड, एक बार मैं इसको हटा देता हूं, एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज, ये तो आप याद रख लेना, S1 S2 क्या लिखा था हमने, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू S1 लिखा था हमने 60 और S2 लिखा था -20, इतना मीटर, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस में क्या होता है, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 प्लस मॉड ऑफ, ये सबके मॉड का मतलब होता है केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, हमें नेगेटिव वैल्यू लेनी ही नहीं है, तो 60 और इसकी पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी 20, तो केवल आप इनको ऐड कर दोगे, एंड देयरफॉर इट इज 80 मीटर, एंड एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, V एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 80 मीटर अपॉन 12, एंड दिस विल बी इक्वल टू 420 and 3, एंड देयरफॉर इट इज 20/3 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड क्वेश्चन, ये आप होमवर्क की तरह कर लेना, और ये दोनों क्वेश्चंस आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। सो आई होप आपको समझ में आ गया है। फॉर ऑल दी ग्राफ क्वेश्चंस कीप फॉलोइंग दिस चैनल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर प्रिपरेशन, चाहे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, दिस इज अ फंडामेंटल टॉपिक विच यू शुड नो फॉर श्योर। तो आप एक बार ग्राफ दोबारा से करो, प्रैक्टिस करो, और कल या नेक्स्ट लेक्चर में मैं और इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, स्पेशली V वर्सेस S, और थोड़े से एडवांस लेवल के भी प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, सो दैट यू आर कंप्लीटली कॉन्फिडेंट अबाउट ग्राफ्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर फॉलोइंग, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो अपने दोस्तों को, बहुत काम के वीडियोज़ हैं। एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू जस्ट कवर इट इन मिनी सीरीज 20-25 मिनट्स, नो बकवास, जस्ट फोकस ऑन योर कॉन्टेंट। चलो, ऑल द बेस्ट।